नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। सुबह के 11 बज चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। गयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से करेंगे सम्मानित। झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 5 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी जारी है मतदान। सुबह 9 बजे तक झारखंड में लगभग 13% और महाराष्ट्र में लगभग 7% मतदान। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 10% तक मतदान हुआ। आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारत की सांस्कृतिक और सिनेमाई विरासत का मनाया जाएगा जश्न। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल आज। भारत का सामना चीन से। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री को मिलने वाले सम्मान की खबर के साथ। गयाना और बारबाडोस प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की थी। गयाना प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा। वहीं बारबाडोस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। तो गयाना और बारबाडोस अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को। और पीएम मोदी बार बार कहते रहे हैं कि वो ये सम्मान उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें दिए जाते रहे हैं। और अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वोच्च पुरस्कार है उनकी संख्या अब 19 तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील की सफल यात्रा के बाद वो गयाना पहुंचे थे और जॉर्ज टाउन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर वो खुद आए। दर्जन भर कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्नीस के बाद प्रधानमंत्री किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और इसके अलावा कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ ये बैठक कल होनी है। प्रधानमंत्री कल गयाना के संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे जिसका वहां पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर जॉर्ज टाउन पहुंच चुके हैं। जॉर्ज टाउन में होटल पहुंचने पर हमेशा की तरह पीएम मोदी का गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने खुद वहां स्वागत किया। पहले एयरपोर्ट पर, उसके बाद होटल में पहुंचकर उनका स्वागत किया। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री के अलावा गयाना के 4 मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। और हमेशा की तरह भारतीय समुदाय भारी संख्या में मौजूद था और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। भारत की संस्कृति की एक और झलक आज गयाना में एक बार फिर से देखने को मिली। इस मौके पर जॉर्ज टाउन के मेयर अल्फ्रेड मेंटोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहर की चाबी सौंपी, प्रतीकात्मक रूप से द की टू द सिटी। और ये प्रतीकात्मक रूप से वहां के शहर की चाबी सौंपते हुए
एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति मिलने आए और उनके साथ कैबिनेट के कई सदस्य भी मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात की है। इस दौरान भारतीय समुदाय काफी उत्साहित नजर आया। होटल के भीतर ही भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। और अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। आज का दिन महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बहुत ही खास है। आज सुबह 9 बजे तक के मत प्रतिशत की बात करें तो दोनों ही राज्यों में जो मतदान चल रहा है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो उसके अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। करीब 7% तक का मतदान हुआ है। गढ़चिरौली की बात करें तो 9 बजे तक 12% से ज़्यादा मतदान हुआ। रत्नागिरी में 9.5%, सिंधुदुर्ग में 8.6%, रायगढ़ में 5.5% मतदान की खबर है। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीट्स पर आज एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। बात करें कुछ अहम चेहरों की तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना नागरिकों का कर्तव्य है। हर नागरिक को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब जब मेरा मतदान है मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी मुंबई के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। To all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. My humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. और इसके साथ ही फिल्म जगत और खेल जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन्हीं में शामिल है चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ मतदान किया और साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की। बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ़ ना होए। आइए ज़रूर वोट कीजिए। इसके साथ ही अभिनेता राजकुमार राव, अक्षय कुमार, कबीर खान जैसे कई सिने सितारों ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बारामती के
जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी पत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें बारामती की जनता पर भरोसा है और जनता उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएगी। अजीत पवार से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है और लोग आएंगे, मैक्सिमम वोट करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारामती की जनता के ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास है। बारामती की वोटर मुझे इस दफा भी बहुत अच्छे वोटों से जिता के लाएंगे। ये थे हमारे साथ अजीत पवार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक बार फिर बारामती की जनता पे उन्हें भरोसा है, जनता उन्हें इस बार जिता कर जरूर भेजेगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, बारामती। और झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.7% मतदान हुआ। झारखंड के रांची में सुबह 9 बजे तक 16%, धनबाद में 12.76, जामताड़ा में 14.9, पाकुड़ में 16.12, बोकारो में 12.48% मतदान हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो थाड़े में 6.6, सिंधुदुर्ग में 8.6, यवतमाल में 7.17, पुणे में 5.5, रत्नागिरी में 9.3, नागपुर में 6.8, मुंबई शहर में 6.25, लातूर में 5.9, नासिक में 6.89% मतदान हुआ। और झारखंड में ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश राज, हमारे संवाददाता, उनके साथ हैं सांसद निशिकांत दुबे। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश राज, क्या कुछ है वहां का चुनावी माहौल? आपके साथ सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, उनके जरिए हम तक वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है प्लीज पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह से बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में अभी मौजूद हूं और यहाँ पर कई मतदान केंद्रों पर जाकर हमने जो देखा, सेंट मैरी स्कूल पर गए, वहाँ मॉडल बूथ बनाए हुए थे, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा और कहीं ना कहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए सेल्फी पॉइंट और तरह तरह की जो कवायदें हैं वो आकर्षित कर रहे हैं। अभी मैं निशिकांत दुबे जी के घर के ठीक सामने बीएड कॉलेज है, वहां पर इन्होंने पूरे परिवार के साथ जाकर इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। और निशिकांत जी झारखंड बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, गोड्डा के सांसद हैं और बाबा भोलेनाथ की जो नगरी है देवघर, वो भी गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही आता है, जिसका प्रतिनिधित्व निशिकांत जी करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। निशिकांत जी, अभी आपने 2 ट्वीट किया। एक ट्वीट में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी की खबर थी और दूसरे ट्वीट में आपने धनबल का आरोप लगाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या घटना है वो जरा बताना चाहेंगे। बूथ नंबर 111 112 है उदयपुरा में, मधुपुर में। मुसलमान प्रिजाइडिंग अफसर मुस्लिम बूथ पर जबरदस्ती जो है बोगस पोल करा रहा था। 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे पोल कर रहे थे। महिलाएं जो बुरके में आ रही थी वो पुरुष थे, मतलब महिलाओं के नाम पर जो वोट कर रहे थे वो पुरुष थे। ये सब जो है हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि सभी जगह सीसीटीवी लगा रखा है, उन्होंने मेरी कंप्लेन को जायज पाया और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये धनबल से संबंधित जो ट्वीट आपने किया कि धनबल का प्रयोग किया जा रहा है झारखंड में, वो क्या है? रात में जगह जगह पर महागामा की जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं दीपिका पांडे, राजद के जो उम्मीदवार हैं संजय यादव गोड्डा में, प्रदीप यादव जो पड़ैयाहाट में हैं, जरमुंडी में जो बादल पत्रलेख हैं, जामा में लुइस मरांडी जी और मधुपुर में हफीजुल अंसारी साहब, ये सभी पैसे बांटते हुए या इनके लोग समर्थक पैसे बांटते हुए जगह जगह गए। जगह जगह मारपीट हुई है। सभी जगह किसी घर में 500 रुपया, किसी में 2000 रुपया, किसी में 1000 रुपया, पर वोट 500 रुपया का जो है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जगह जगह का, खासकर पुलिस प्रशासन, वो इनको साथ दे रहा है, उनकी गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रहा है और उसमें पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये जो है धनबल पहली बार मुझे नजर आया। लेकिन जनबल ये नजर आया कि जहां कहीं भी ये गए वहां मारपीट हुई, लोगों ने एफआईआर किया, भयंकर हंगामा हुआ, उनके गाड़ियों को जो है शीशा तोड़ा गया रात में। तो ये है जनबल। भारतीय जनता पार्टी के पास जनबल है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास धनबल है। राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उनके उम्मीदवार ये जो धन बांट रहे हैं और धन के आधार पर जो वोट खरीद रहे हैं, ये कौन सा संविधान बच रहा है। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बचाया है और उसका प्रतिफल है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं।
क्या लगता नहीं ऐसा है कि जिस तरीके से धनबल का प्रयोग देश में तेजी से बढ़ रहा है, झारखंड जैसे पिछड़े स्टेट में बढ़ रहा है, इससे निशिकांत दुबे जैसे साधारण जो कार्यकर्ता राजनीति में आए उनके आने पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है भविष्य में? सिंपल वर्कर जो हैं वो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? नहीं, भाजपा हमेशा जिनके गॉडफादर कोई नहीं है, जिनके परिवार के कोई लोग राजनीति में नहीं है, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया। हमने आज भी चुनाव में यदि आप देख लेंगे तो चाहे वो अशोक कुमार महागामा के हों, चाहे वो पड़ैया हाट के देवेंद्र सिंह हों, चाहे जामा के सुरेश मुर्मू हों, चाहे पारितोष सोरेन शिकारीपाड़ा के हों, चाहे बाबूधन मुर्मू लिट्टीपाड़ा के हों, चाहे गमालियन जो बरहेट में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ये सभी साधारण परिवार के लड़के हैं जिनके पास जो है एक अच्छा मकान भी नहीं है, और ये सभी चुनाव जीतेंगे। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी कार्डर बेस्ड पार्टी है, आज भी वो पैसे वाले के पीछे नहीं, और यही कारण है कि जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, धनबल को हम हरा रहे हैं। मैं गया था, आपने गमालियन हेम्ब्रम का जिक्र किया, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था। मैं बरहेट गया, मैंने देखा कि सड़क के बाएं हिस्से में जब हम इधर से गोड्डा से जब बढ़ते हैं बरहेट की तरफ, तो खेतों में जगह जगह एक एक घर बना हुआ था, जो कहीं से ये नहीं दिख रहा था कि कोई सोसाइटी हो या प्लॉटिंग करके बाकायदा कोई मोहल्ला बसाया गया है। और पता चला कि ये जमाई टोला है, और यहाँ बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने घर बना लिए हैं, उनके आधार कार्ड भी बन गए हैं। आप घुसपैठ के खिलाफ बुलंद करते रहे पूरे चुनाव में आवाज, कैसे देखते हैं बरहेट की इस घटना को? देखिए, 1951 में आदिवासी 45% थे, अब 28% है। मुसलमान 9% थे, अब 24% है। जमाई टोला आदिवासियों की संख्या क्यों घटी? क्योंकि मुसलमानों ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनके साथ शादी कर लिया, मुखिया पर उनका कब्जा हो गया, जिला परिषद पर उनका कब्जा हो गया। जमाई टोला बसने के पीछे रीजन ये है कि आदिवासी सुअर खाते हैं, पिग, वो उनके प्रेमी है। मुसलमान जो है धर्म के आधार पर उनको हेट करते हैं, तो सुअर खाने वाला गैर सुअर खाने वाले से दोस्ती कर रहा है, संबंध कर रहा है, शादी कर रहा है। तो ये जो समस्या है, इस कारण से जगह जगह में जमाई टोला बस गया, क्योंकि सुअर उनको खाना नहीं है, इनको सुअर बिना खाए हुए रहना नहीं है। तो केवल आप समझिए कि अपने धर्म की भी तिलांजलि केवल ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए यदि आपको कहीं नजर आएगा तो वो संथालपना में नजर आएगा कि धार्मिक आधार पर सुअर खाने वालों को, सुअर पालने वालों को हेट करता है। इस्लाम जो है इसकी इजाजत नहीं देता है। उसके साथ शादी करना यह दिखाता है कि उनके लिए मुख्य उद्देश्य है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएं, इस्लामीकरण करें, और एक समय के बाद आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। थोड़ा सा यदि धार्मिक आधार पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कारण से जमाई टोला बना हुआ है। हाँ, देखिए अजय, जमाई टोला को बहुत अच्छे से डिफाइन किया निशिकांत दुबे जी ने। मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये रिपोर्टिंग भी करी थी कि कैसे जमाई टोला का निर्माण हुआ, और बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है साहिबगंज और मुर्शिदाबाद का, वहां जाकर के भी हमने ये दिखाने का काम किया था कि बंगाल के रास्ते झारखंड में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी। लेकिन राजेश वही है कि बात वही आ जाती है कि क्या इस बार के चुनाव में, उसको निशिकांत दुबे डिटेल बता रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या घुसपैठ का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है? केंद्र में आपको कौन सा मुद्दा नजर आ रहा है? क्या आदिवासी अस्मिता नजर आ रही है, या फिर घुसपैठ का मुद्दा सबसे टॉप पे नजर आ रहा है जिसके आधार पर जनता वोट करने जा रहा है, या फिर विकास जिसकी बात लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दल करते रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासी अस्मिता की बात भी करती रही है कि जल जंगल जमीन की बात करने वाली जो पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अपने इरादे में सफल नहीं हुए, और शायद यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रोटी बेटी और माटी की बात की, आदिवासियों को बचाने की बात की, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे अभी कर रहे थे कि जो आदिवासियों की तादाद घट रही है। अगर डिलिमिटेशन होता है तो डिलिमिटेशन में जब उनकी सीटें घट जाएंगी तब फिर लोग माथा पीटेंगे। क्या निशिकांत जी, ऐसा लगता है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो आदिवासियों की संख्या घटती है? और आपको क्या लगता है कि ये प्राइम मुद्दा घुसपैठ का रहा, या फिर भ्रष्टाचार का रहा, या फिर आदिवासी अस्मिता का मुद्दा रहा? ये तीनों मुद्दे साथ रहे, और ये कहानी नहीं है। पूरे देश भर में 2008 में डिलिमिटेशन हो गया, पूरे देश में हो गया। बचा खुचा जो आसाम था वो भी हो गया। केवल झारखंड में 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। जो बात मैंने आपको कही, ये 2008 के डिलिमिटेशन कमेटी की, कुलदीप सिंह की, जस्टिस कुलदीप सिंह की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है कि एक लोकसभा की सीट
और 3 विधानसभा की सीट झारखंड में आदिवासी की घटनी है। यही कारण है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर यह तय किया, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला मनमोहन सिंह जी के ऊपर कि झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अब जो डिलिमिटेशन होगा ये और भी सेंसेशनल होगा। इसमें 2 आदिवासी की लोकसभा की सीट और कम से कम 7 विधानसभा की सीट आदिवासी का, भी 28 सीट रिजर्व है झारखंड में आदिवासियों की, वो 21 हो जाएगी। जी राजेश, अभी 5 जो लोकसभा की सीट रिजर्व है वो केवल 3 हो जाएगी। जी राजेश, जब ये होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन तो लागू होना है, इसके बाद मैं कांग्रेस के जेएमएम के लोगों से पूछूंगा कि ये आदिवासियों के साथ अन्याय किसने किया। आदिवासियों की सीट घटना ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आजादी में जो है, आजादी के 77 साल बाद हम लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए ये कोई कहानी नहीं। बिल्कुल राजेश, आप सही कह रहे हैं कि आदिवासियों के कल्याण की बात तो लगातार इस चुनाव में होती रही है। चलते चलते आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के एवज में क्या उनको थोड़ी सी सहानुभूति मिल रही है जनता में, या फिर लोग भूल चुके हैं? देखिए, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो उसको प्राइम मुद्दा बनाने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात जहां तक है तो पब्लिक के बीच इस तरह का कोई जो है वो रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैं पिछले 15 दिनों से झारखंड में घूम रहा हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था कि रोटी बेटी और माटी की बात उन्होंने की, वो मुद्दा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा और काउंटर करने की कोशिश जो है करते करते पूरा चुनाव जो है वो बीत गया। हेमंत सोरेन। ठीक है राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से निशांत राय। निशांत, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। नागपुर से क्या वहां की फिजा में हवा जो है वो क्या कह रही है, और थोड़ा सा चुनाव का माहौल बताइए। इस वक्त आपके लिहाज से क्या चल रहा है नागपुर में? देखिए, नागपुर की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक जो मतदान फीसदी था वो 7% के आसपास था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़कर ज्यादा होगा। और रही बात नागपुर की, तो नागपुर महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा गढ़ है जहां से सारे दिग्गज चेहरे निकलकर सामने आते हैं। चाहे नागपुर के लोकसभा सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, और संघ मुख्यालय भी यहां पर स्थित है। ऐसे में नागपुर बेहद अहम हो जाता है। और पूरे नागपुर समेत विदर्भ की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी यहीं से आते हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता के केंद्र एक तरीके से महाराष्ट्र का विदर्भ है, और विदर्भ से जो चीजें निकलकर सामने आएंगी वो पूरे महाराष्ट्र में रिफ्लेक्ट करेंगी। सुबह से पोलिंग बूथ पे वोटर्स लगातार आ रहे हैं, अपने मतदान को कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। कई सारे वोटर्स से बात हुई, और सबसे अच्छी बात है कि महिला वोटर्स की संख्या इस बार बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। और आधी आबादी को लेकर जिस तरीके से हमने सियासत देखी, चाहे इंडी ब्लॉक की बात की जाए या एनडीए की बात की जाए, दोनों तरफ नजर आ रही थी महायुति महाविकास आघाड़ी की तरफ। और 4.6 करोड़ लगभग महिला वोटर हैं पूरे महाराष्ट्र में। और इस बार कहीं ना कहीं सत्ता में कौन आएगा ये तय करने में बड़ी भूमिका रहने वाली है आधी आबादी की। एक तरफ माझी लाडली योजना, दूसरी तरफ महालक्ष्मी योजना, आखिर कौन सी किस पर भारी पड़ेगी ये तो 23 तारीख को तय होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस देश में अब सत्ता के केंद्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो धीरे धीरे सुनिश्चित होती जा रही है, और वोटर्स के तौर पर महिलाएं इसको आगे बढ़कर अपने फर्ज को निभा भी रही हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे? आपने बताया कि महिलाएं तो महिला सशक्तिकरण एक मुद्दा है, लेकिन महाराष्ट्र की जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष है। ऐसे में जो वहां पर रस्साकसी है दोनों ही पक्षों के बीच में, उसका वो कहां पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और खासतौर पर हम अगर किसानों के मुद्दों की बात करें जिसके लिए विदर्भ जाना जाता है, तो वो कितना प्रोमिनेंट है? देखिए, इस बार महाराष्ट्र की राजनीति 1960 के बाद, जब से महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है, बेहद टफ चुनाव इस बार नजर आ रहा है। कारण यह है कि महाराष्ट्र के 2 बड़े राजनीतिक दल 2 हिस्सों में टूट गए। असली नकली की लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। दूसरी अहम बात कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो भी सभी ने देखा है। 3 मुख्यमंत्री नजर आए। फडणवीस साहब शपथ लेते हैं, फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में बहुत हलचल नजर आई। तो
ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि कौन से मुद्दे वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, हमने देखा कि दोनों ही तरफ, चाहे महाविकास आघाड़ी, उसने सोयाबीन के किसानों की, कपास के किसानों के मुद्दे उठाए। निशांत मेरे साथ बने रहे। थाने के एक पोलिंग बूथ पर महाराष्ट्र के सीएम पहुंचे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपना मतदान किया। वापस आपके पास आएंगे, फिलहाल वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे जो कि इस वक्त वर्तमान मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने मतदान किया है। तस्वीरें हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं और थाने के एक पोलिंग बूथ पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अब से थोड़ी देर पहले मतदान किया। और निशांत, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप बता रहे थे वहां के मुद्दे खासतौर पर कि जो किसानों का मुद्दा है वो लगातार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो आपने बताई पूरे महाराष्ट्र की, उसमें क्या विकास जो हमने देखा प्रभावित होता हुआ नजर आया बार बार स्थायित्व न होने की वजह से? क्या जनता का मन है कि इस बार स्थायी सरकार चुने अगले 5 सालों के लिए? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में जनता, दरअसल महाराष्ट्र का अगर हम ज्योग्राफी देखेंगे तो संरचना बेहद अलग है और महाराष्ट्र को राजनीति समझने के लिए हमें इसको 3 हिस्सों में बांटना होगा। सबसे पहला विदर्भ, दूसरा मराठवाड़ा, तीसरा पश्चिम महाराष्ट्र, चौथा मुंबई। अगर पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई के लगभग मुद्दे सेम रहते हैं, बाकी इन दोनों के मुद्दे बेहद अलग हैं। विदर्भ की जब भी जिक्र होता है तो यहाँ विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आजादी के बाद से जिस तरीके से बाकी महाराष्ट्र में प्रगति हुई, विदर्भ कहीं ना कहीं अछूता रहा। हालांकि पिछले 10 सालों से विदर्भ में भी एक तरीके से बड़ा परिवर्तन आया। नागपुर की बात करें, कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं। इसके अलावा विदर्भ के जो इलाके हैं, चाहे अकोला हो, चाहे नांदेड़ हो, चाहे गढ़चिरौली हो, चाहे चिमूर हो, यहाँ पर भी 4 लेन हाईवेज और धीरे धीरे चीजों का पहुंचना जारी है। इसके अलावा विदर्भ में विकास जो समझ में आया है, जो पिछले कई दिनों से मैं महाराष्ट्र में हूं, विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है और यहाँ के किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज से नहीं, लगभग कई सालों से है। और जब हम पढ़ाई करते थे तब से भी एक खबर बहुत आम थी, विदर्भ में किसानों की आत्महत्या। हालांकि सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए और धीरे धीरे विदर्भ में एक बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो मराठा आरक्षण वहां पर एक बड़ा मुद्दा है। मनोज जारंगे ने जिस तरीके से मराठा आरक्षण को उठाया, इसके अलावा वहां पर किसानों को लेकर, खासकर सोयाबीन और कपास के किसानों की बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा वहां पर नजर आया। वहीं अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, चलिए, और हमने आपको बताया कि थाने के एक पोलिंग बूथ पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मतदान किया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा उन्होंने मतदान करने के बाद। एक शक्तिशाली राज्य बनवण्यासाठी आम्ही महायुतीने प्रयत्न केलेला आहे आणि मला वाटतं या राज्यातली जनता आज समाधानी आहे। मी स्वतः समाधानी आहे। 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ आणि आमचा 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ हाही लोकांनी पाहिलेला आहे आणि म्हणून या आजच्या दिवशी या महाराष्ट्रातली जनता भरभरून कामाला मतदान करते, विकासाला मतदान करते आणि म्हणून मतदानाचा टक्का, मतदान हे लोकशाहीला प्रगल्भ करणार आहे, लोकशाहीला मजबूत करणार आहे आणि म्हणून सगळ्यांनी मतदान करावं असं आवाहन, विनंती मी करतो। पूर्णपणे येणारं सरकार महायुतीचं बहुमताचं थंपिंग मेजॉरिटीचा असेल। म्हणून आम्ही विकासाला प्राधान्य दिलं, कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य दिलं। 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ या महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिलेला आहे। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है, ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था, लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति। लेकिन
सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं का बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को, आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मजबूती से अपनी सरकार वापस आने का दावा किया। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि लोकशाही को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में आए और विकास के लिए मतदान करें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बदलते वक्त के साथ चुनाव में धांधली का तरीका भी बदलता जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ घंटों पहले ही एक पूर्व IPS अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी और चुनाव से जुड़े क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल हैं। पूर्व IPS अधिकारी रविन्द्रनाथ ने दावा किया कि NCP शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के लिए बिटकॉइन के हेरफेर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पूर्व IPS ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से प्राप्त नकदी का उपयोग महाराष्ट्र में वर्तमान चुनाव अभियान में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की हेराफेरी की गई थी। आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे ब्लॉकचेन पर आधारित होती है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसके सोर्स का पता नहीं लगता है। और ये अब आरोप लगा है कि क्रिप्टो के जरिए या फिर बिटकॉइन के जरिए उसको कैश कराया गया और उस कैश को चुनाव में इस्तेमाल किया गया। MVA महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। और अब चुनाव से इतर कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। लाइट कैमरा इफी, जी हम बात करें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ हो रहा है। इफी 2024 की तैयारियां कैसी हैं, देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। और जो मंच सज चुका है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उस पर हम लाए हैं आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मंच सज चुका है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बुधवार को होगा इसका रंगारंग शुभारंभ। इस वर्ष का महोत्सव युवाओं पर केंद्रित है। सिनेमा की भव्यता और विविध कहानियां नवीन विषयों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगी। कई नई पहलों के साथ इफ्फी 2024 का आयोजन बेहद शानदार होने जा रहा है। ये संस्करण बहुत यादगार रहेगा क्योंकि न केवल युवाओं पे फोकस है, साथ ही साथ लेजेंड्स पे भी फोकस है। इस बार क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमने बहुत सुधार किए हैं। हर साल इफ्फी में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो सफलता के नए आयाम गढ़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए इस साल 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। लगभग 400 से 500 यंग फिल्म मेकर्स हुआ इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्म स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा में 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फीचर फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। इस बार गोवा की फिल्मों पर एक विशेष खंड होगा जिसमें 14 फिल्में दिखाई जाएंगी और स्थानीय प्रतिभा और संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। इफ्फी इनॉग्रेशन में हम एक फोकस करके काम करते हैं। गोवा सरकार के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा NFDC इस बार भी जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीच क्राफ्ट है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन में प्रोग्राम जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इफ्फी के उद्घाटन समारोह के दौरान लॉन्च होगा भारत का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म। हमारे देश का अपना OTT भी यहाँ पर लॉन्च होगा, जिसका भी हमें सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया भर की सशक्त कहानियों को प्रदर्शित करने वाली 15 फिल्में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक की दौड़ में हैं। महोत्सव में विधु विनोद चोपड़ा, AR रहमान, विक्रांत मैसी, R माधवन सरीखे सिने उद्योग के दिग्गज सितारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इफ्फी विश्व स्तरीय फिल्मों, सितारों से सजे रेड कारपेट और सिनेमा के जादू से दर्शकों को जोड़ेगा। 55वां इफ्फी सिनेमा प्रेमियों को फिल्म, कथ्य शिल्प, ग्लैमर और सांस्कृतिक आयोजन का भरपूर आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। साल दर साल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी नए आयाम छू रहा है। इफ्फी 2024 में भारत ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को प्रदर्शित किया जाएगा। दुनिया भर से सिने प्रेमी, सिने एंथुसियास्ट, पेशेवर प्रोफेशनल्स इसका हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, पणजी, गोवा। और भारत को कंटेंट हब बनाने के लिए, एशिया में कंटेंट हब बनाने के लिए ये जो फिल्म महोत्सव है एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। और इस बार फिल्म महोत्सव में गोवा की फिल्मों का एक खास पैकेज देखने को मिलेगा। और इफ्फी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता जया सिन्हा ने। साल दर साल हम देख रहे हैं कि इफ्फी के आयोजन नए आयाम को छू रहा है। इस बार क्या खास तैयारी है? इस बार कई नई पहले की है, नई शुरुआतें हैं इस बार। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि हर बार इफ्फी इनॉग्रेशन में हम एक फोकस करके काम करते हैं। गोवा सरकार के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा NFDC इस बार भी जो इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीच क्राफ्ट है उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनॉग्रेशन में प्रोग्राम जो है वो लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके सिवाय द एंटायर डेकोरेशंस जो है विच इज़ ऑल्सो द ESG की तरफ से जो है वो सस्टेनेबल यूज़ करके ही हमने किया है। मुझे लगता है इस बार का अट्रैक्शंस इफ्फी में डिफरेंट है। इफ्फी परेड और इफ्फी एक्स्ट्रावेगेंजा जो लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गोवन फिल्म्स पर खास तौर पर इस बार एक खंड है जिसका शामिल किया गया है इफ्फी में। तो जो आपका लोकल टैलेंट है, लोकल फिल्म्स हैं, उन्हें भी खास तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा इफ्फी 2024 में। NFDC का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बार भी गोवन ऑलमोस्ट द 14 फिल्म जो स्क्रीन हो रही है, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय द गोवन फिल्म्स, द लोकल टैलेंट इसके लिए तो प्रमोट हो जाता है। तो फिर इफ्फी इतने सालों से करके यहाँ का जो लोकल टैलेंट और ख़ास करके कोंकणी लैंग्वेज वाली फिल्म्स जो प्रमोशन था वो प्रमोशन इस बार की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 14 कर रहे हैं। इसलिए NFDC और एंटायर टीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू। उनसे भी हमारे संवाददाता ने ये बातचीत की है।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण के आगाज में बहुत ही कम समय बचा है। इसके लिए उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। तैयारियां अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ हैं संजय जाजू जी, जो है सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो खासतौर पर यहाँ पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। किस तरह से तैयारी है, क्योंकि 55वां संस्करण बेहद यादगार होने जा रहा है, युवाओं पर फोकस है इस बार खासतौर पर। जी, आपने ठीक कहा, ये संस्करण बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि न केवल युवाओं पे फोकस है, साथ ही साथ लेजेंड्स पे भी फोकस है। जैसा आपको पता है कि कल से हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में 20 तारीख से 28 तक चलने वाला है। इस बार क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमने बहुत सुधार किए हैं, जहां युवाओं से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बहुत जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे 4 बड़े लेजेंड्स, राज कपूर जी, मोहम्मद रफ़ी, ANR फ्रॉम साउथ एंड तपन सिन्हा जी, हमारे 4 लेजेंड्स को हम इनकी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस इस बार मना रहे हैं। कल हमारे देश का अपना OTT भी यहाँ पर लॉन्च होगा, जिसका भी हमें सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब अपना OTT प्लेटफॉर्म हम लेकर आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि बाजार में एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई नजर आएगी जब प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा? तो कंपटीशन तो किसी भी मार्केट इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है, पर हम कोई इसको कंपटीशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। इसमें कोशिश की जा रही है कुछ नया करने की। नया ये है कि सिर्फ एक कुछ सीरीज़ दिखाने के लिए या मूवीज़ दिखाने के लिए OTT नहीं बनाया गया। ये भारत का अपना OTT है और उसमें कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। खास तौर पे जो हमारा पूरा आर्काइवल मटेरियल है, चाहे दूरदर्शन का हो, चाहे हमारे फिल्म डिवीज़न का हो, वो सब भी इसमें शामिल किया गया है। कई चैनल्स हैं जो कि कोलैबोरेशन के साथ लाइव चैनल्स इस OTT के ऊपर चलेंगी। हमारे फ़ोटो डिवीज़न के जो हमारे इतने हेरिटेज और इतने बेशकीमती हमारे जो पिक्चर्स हैं, उनकी भी एल्बम्स इस पर रिलीज़ की जाएंगी। हमारी किताबों को पब्लिकेशंस डिवीज़न जो हमारे देश का बड़े अच्छी किताबें बनाता है, उन किताबों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो अपने आप में ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीज़ों का एक कॉन्वर्जेंस रहेगा। तो मंच सज चुका है, तैयार हो जाइए सिनेमा के इस महाकुंभ के लिए, तैयार हो जाइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण के लिए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और गोवा अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, खासतौर पर जो फिल्म टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करने में गोवा का एक बड़ा योगदान। एक छोटा सा ट्रिविया आपको देते हैं कि जो नेशनल एवरेज है इनकम के हिसाब से, गोवा नेशनल एवरेज का 2.5 गुना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं खास समाचार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है आप सभी का। बंगाल से एक खास खबर आ रही है। बंगाल की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने हमारे साथ खास बातचीत की है। DD न्यूज संवाददाता के साथ बातचीत करते उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस का एक वर्ग भ्रष्ट, अपराधी और राजनीतिक हो चला है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के सवालों का जवाब तक नहीं देती। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता जताई है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी ने। पिछले 2 सालों से काफी गलत कारणों से बंगाल पूरे देश में सुर्खी बटोरे है। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर CV आनंद बोस। जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि किसी न किसी तरह हम लोग सुर्खियों पे है, गोली के कारण या नारी निर्यातन के कारण या बॉम्ब के कारण। इस तरह से आपकी 2 साल की जो तजुर्बा है, हाउ यू फील लाइक दैट? बंगाल के सबसे बड़ा दुश्मन 2 है, वायलेंस, करप्शन। राज्यपाल नाते उसके विरुद्ध लड़ाई करने का कोशिश में करता हूं। मेरे साथ बंगाल के सारे लोग इकट्ठा हो गए। इस फाइट में हम जरूर जीतेंगे। मैंने अहम चार्ज लेने के बाद 2 मंत्री के बारे में प्रोसिक्यूशन का परमिशन दिया। 2 मंत्री अब जेल में है और भी कंप्लेंट आए हैं। जो कुछ करना है आवश्यक कार्यवाही मैं जरूर करूंगा। मेरे अगेंस्ट मी क्रिटिसिज्म्स होगा,
बाढ़ होगा। बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे? बार बार इस तरह की घटना घटते रहते हैं। बहुत चिंता की विषय है। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट मेंटेन प्रॉपरली हियर। द स्टेट गवर्नमेंट इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी ऑन मेनी ओकेजन्स। एज गवर्नर आई इंटरवीन, I admonish them, I advise them. पुलिस के ऊपर लोगों की भरोसा कम हो गया है। पुलिस अलग अलग जगह पर अटैक्ट है और पुलिस शायद ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है। बंगाल के पुलिस, कलकत्ता पुलिस इन पर्टिकुलर, उनमें से एक सेक्शन करप्ट है, एक सेक्शन क्रिमिनल है, क्रिमिनलाइज्ड है, और एक सेक्शन पॉलिटिसाइज्ड है। ये तो अच्छा हालत नहीं। बीच बीच में लगता है कि बंगाल के लोग काफी निराश है और आपके ऊपर भरोसा है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? आई विल बी विद देम। मैं बंगाल के आम आदमी के साथ रहूंगा और मेरा कर्तव्य है। बंगाल की महामहिम डॉक्टर CV आनंद बोस काफी चिंतित है जिस तरह से बंगाल की कानून व्यवस्था है, जिस तरह से बंगाल की पुलिस की कार्रवाई है, ये सब को लेकर। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी, DD न्यूज के लिए। बात करें दिल्ली में प्रदूषण की, तो अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी गंभीर श्रेणी में बरकरार है। सुबह की बात करें, सबसे ज्यादा अलीपुर और मुंडका में 463 का AQI दर्ज किया गया। वहीं जहांगीरपुरी और वजीरपुर में 460, इसके अलावा अशोक विहार, रोहिणी, विवेक विहार और बवाना में भी 457 AQI रहा। आनंद विहार में 454, नरेला में 453, सोनिया विहार में 450, द्वारका सेक्टर 8 और पंजाबी बाग में 440, नेहरू नगर में 438, पटपड़गंज में 435, मंदिर मार्ग पर 428, नजवागढ़ में 425 और शादीपुर में ये 423 के स्तर पर है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार अब आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। व्यापार मेले में आजमगढ़ की 1.5 लाख रुपए की साड़ी आकर्षण का केंद्र है। वहीं लोगों ने 15 तरह के शहद का वहां पर आनंद लिया। कैसे, बता रहे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम परिसर में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार मंगलवार से आम जनता के लिए खोल दिए गए। पहले ही दिन काफी संख्या में दर्शक मेले का दीदार करने पहुंचे। हमारी दिल्ली की संस्कृति एक जहां पे सारे प्रदेशों को एक ही जगह पे सारे लोग आकर मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, सामान लेते हैं, बहुत सारी परचेजिंग करते हैं, अलग अलग ऑफर्स के बारे में पता लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो ये कल्चरल इवेंट्स हुए ये मेरा फेवरेट बन गया है और लाइक यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स वगैरह, स्पेशली जो इंडियन फूड प्रमोट कर रहा है वो मुझे बहुत पसंद आया। पिछली बार के कंपैरिजन में हमें अभी फूड स्टॉल से आ रहे थे, फूड्स का जो जायका है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अप्रोप्रिएट है। सारी चीजें देखने वाली है और मेरे ख्याल से पहले से बहुत बढ़िया बना हुआ था इस बार तो जो है। काफी रह बड़ा, अभी एक दिन और आना पड़ेगा देखने के लिए, इतना टाइम निकालना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पंडाल में आजमगढ़ से आए मोहम्मद ताबिश टिश्यू सिल्क और जामावर सिल्क समेत 1.5 लाख रुपए तक की हैंडमेड साड़ियां लेकर आए हैं, जो मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार तो लेकर गए हैं टिश्यू सिल्क और जामावार सिल्क और हमारे जो बनारसी ट्रेडिशनल है जो हमेशा से चली आ रही है, क्लासिकल और हिस्टोरिकल भी है, तो ये सब चीजें हैं जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर मेड बाय हैंड ओनली और ये पूरा खड्डी और हैंडलूम पे ही बनता है और इसकी एक एक थ्रेड में एक स्टोरी होती है। आप जब इसको देखेंगे ना तो ये जो हमारा आइटम है ये हिस्टोरिकल कल्चर को प्रेजेंट करता है कि कैसे पुराने कल्चर को मॉडर्न में हम लोग कन्वर्ट करके किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। दिल्ली के पंडाल में इस बार 15 तरह का शहद भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहीं जामुन शहद, लीची शहद तो कहीं तुलसी शहद देखा जा सकता है। लोग इन प्राकृतिक उत्पादों की भी जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। लोगों का जो स्पेशलाइजेशन है वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हनी और सीजनल वेराइटीज ऑफ हनी, जैसे कि ना जिस चीज़ों को फ्लावर का सीजन होता है वहाँ पे हम लोग अपना बी बॉक्स रख देते हैं, बीज अपने घर से निकलती है, उस पर्टिकुलर फ्लावर का लाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सरसों का सीजन होता है तो आप गांव की तरफ जाएंगे तो हेक्टेयर्स में सिर्फ सरसों की ही खेती होती है, तो वहाँ पे हम लोग अपना बी बॉक्स रखते हैं, बीज अपने घर से निकलती है और सरसों के फूलों से रस लाती है और अपने हाथ में जमा कर देती है, वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलाकार अपनी प्रतिभा का जौहर बिखेर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली।
और आज है विश्व सीओपीडी दिवस। सीओपीडी विश्व में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। सीओपीडी एक ऐसा रोग है जिससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और रोगी की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि क्या है सीओपीडी होने के कारण और कैसे आप इनसे बचाव कर सकते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी एक श्वसन रोग है जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। सीओपीडी विश्व में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। सीओपीडी ऐसा रोग है जिससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और रोगी की स्थिति गंभीर होने लगती है। आज विश्व सीओपीडी दिवस है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह एक ऐसी बीमारी है जो अत्यधिक स्मोकिंग, वेपिंग या फिर हाई पॉल्यूशन लेवल्स के एक्सपोजर से होती है। इसमें मरीजों की सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है, जिसके कारण वह लगातार सांस फूलने की तकलीफ से गुजरते हैं। लंबे समय तक खांसी रहती है और यह समय के साथ बढ़ती ही जाती है। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है जिससे व्यक्ति का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति में हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए यह जरूरी है कि हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि पीएफटी अपने मरीजों का करवाएं। पीएफटी एक प्रकार का लंग फंक्शन टेस्ट है जिससे हमें मरीजों की सांस की कैपेसिटी के बारे में पता चल जाता है और समय रहते उनका इलाज किया जा सकता है। यह बीमारी आजकल के पोल्यूशन के सीजन के कारण और ज्यादा बढ़ती दिखती है। इस विश्व सीओपीडी दिवस पर हम सबका यह कर्तव्य है कि हम स्मोकिंग और वेपिंग जैसी बुरी आदतों से दूर रहें, अपना योगदान जितना दे सकें उतना इस पोल्यूशन को कम करने में दें और समय रहते पीएफटी टेस्ट अगर जरूरत पड़ती है तो अवश्य करवाएं। सही इलाज द्वारा सीओपीडी के लक्षणों को नियंत्रित कर कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिए सीओपीडी का सही प्रबंधन आवश्यक है जिससे सीओपीडी से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन मंगलवार को समाप्त हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आने वाले अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे विकसित और मजबूत देश बनेगा। हम लोगों ने सागर के जरिए देश विदेश का साथ हमने रिश्ता जोड़े है और हमारा जो व्यापार है, जो हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स है, हमारा एग्रीजन ट्रेड है, इस सिलसिले में हम एक साथ मिलकर ही हमें काम करना होगा। कोऑपरेशन टू ईच अदर्स इज द की टू द सक्सेस ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री। और ये निश्चित है अगले 25 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार के राजगीर में चल रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। आज भारत और चीन के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मंगलवार को खेले गए मैच में जापान को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं चीन ने मलेशिया को हराया और खिताबी मैच में अपनी जगह बनाई। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में तीसरे और चौथे स्थान पर कब्जा जमाने के लिए जापान और मलेशिया भी अब आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल मैच में जापान को भारत से हार मिली थी, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया को चीन के हाथों हराया था। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेविस कप में अपने आखिरी मैच के साथ टेनिस को अलविदा कह दिया है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी डेविस कप में अपने आखिरी मैच में मैदान पर उतरे तो उनके फैंस ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को अपने आखिरी मैच में हार का मुख देखना पड़ा। नडाल को 80वीं रैंकिंग वाली बोटिक वॉन डी के हाथों शिकस्त मिली। फिलहाल समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन स्पेशल ओलंपिक भारत के तत्वाधान में दिल्ली में एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री भी मौजूद थे। आपको छोड़े जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।
स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों और इवेंट का समर्थन करने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की। By way of these games, we are celebrating something very important, and that is inclusion and dignity. Under the visionary Prime Minister Narendra Modi, several affirmative steps have been taken to provide an ecosystem to them, to unleash their energy and potential, to realize their hopes and aspirations, to realize their dreams. And I have seen this myself while greeting the parading athletes. प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे देशों ने विशेष मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी मौजूद थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। Today, I am pleased to announce that the government, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, is fully committed to supporting Special Olympics Bharat and ensuring that our nation provides an inclusive sports environment for athletes of all abilities. It is a moment of celebration, unity and inspiration with athletes from 12 countries who are representing not only their teams but also the spirit of inclusion, the spirit of courage and the resilience that Special Olympics embodies. Our presence today reinforces our commitment to building an inclusive world, one where every individual, regardless of their disabilities, is celebrated and empowered. एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता देश में स्पेशल ओलंपिक खेलों को न केवल एक नया आयाम देगी बल्कि स्पेशल एथलीटों के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। भारत में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 देशों के स्पेशल एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।